हेलो फ्रेंड्स। आज इस क्लास में हम आपसे हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जैसे सामान्य रूप से हमने हमेशा इस बात का उल्लेख किया है कि इतिहास को ठीक ठीक ढंग से समझने के लिए और मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए, आप जो आईएसपीसीएस के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज में, तो मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए हिस्टोरियोग्राफी का ज्ञान आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि इतिहास का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन एवं लेखन आधुनिक काल में शुरू हुआ, और वह भी तब जब अंग्रेज़ों ने अपने शासन को यहाँ स्थापित कर लिया। उनके पैर ठीक प्रकार से यहाँ जम गए, और ख़ास तौर से प्लासी के युद्ध के बाद। यानी आप ऐसा कह सकते हैं सामान्य रूप से कि भारत में इतिहास लेखन, व्यवस्थित रूप से इतिहास लेखन की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुई है। और जब एक बार इतिहास का अध्ययन और लेखन शुरू हो जाता है, तो जो शुरू हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा, उनका अपना उद्देश्य था, उनके अपने हित थे, उनके अपने पूर्वाग्रह थे, और उन्होंने जो निष्कर्ष प्रतिपादित किए, परिणाम स्वरूप उनकी आलोचना भी हुई और दूसरी धाराएं भी इतिहास लेखन में प्रचलित हुई। तो उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वैसे आधुनिक काल में इतिहास लेखन की विभिन्न धाराओं के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको एक प्राचीन काल में इतिहास लेखन क्या है यह भी जानना पड़ता है। मध्यकाल में इतिहास लेखन कैसे हुआ है यह भी जानना पड़ता है। अब प्राचीन काल में, जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा कि प्राचीन काल में तो भारत में इतिहास लेखन हुआ ही नहीं, भारतीयों को इतिहास बोध था ही नहीं, भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण था ही नहीं। यानी पश्चिम में जिस प्रकार का इतिहास लेखन हो रहा था, पश्चिम के इतिहासकार जिस प्रकार से इतिहास के आधार स्तंभ देश और काल पर अपनी रचना कर रहे थे, जिस प्रकार की रचना हेरोडोटस और लिवी जैसे इतिहासकार कर रहे थे, उस प्रकार का इतिहास लेखन प्राचीन काल में नहीं हुआ। तो ये भी आपको जानने की आवश्यकता होती है कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन कैसे हुआ, ये भी आपको जानना पड़ेगा, और यह भी अध्ययन की विषय वस्तु होगी। इसके अलावा मध्यकाल में, जैसे आप जानते हैं कि मध्यकाल में जो इतिहास लेखन हुआ है उसको कभी कभी इस्लामी इतिहास लेखन भी कहा जाता है। दो धाराएं उसमें होती हैं, एक तो अरबी इतिहास लेखन, और दूसरा जो दरबारी इतिहास लेखन है जिसको फारसी इतिहास लेखन कहते हैं, वह भी आपको जानना पड़ता है। तो प्राचीन काल में इतिहास लेखन कैसे हुआ, मध्यकाल में इतिहास लेखन कैसे हुआ, ये तो आपको समझना ही है। लेकिन आज की इस क्लास में आधुनिक काल में जो हिस्टोरियोग्राफी हुआ है उसमें जो अप्रोचेज हैं उसी पर हम बात केंद्रित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से अप्रोचेज हैं, कौन कौन से उपागम हैं, कौन कौन सी धाराएं इतिहास लेखन की जिन पर आपको काम करना है, जिनके बारे में आपको जानना है, अध्ययन करना है। अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी, जिसको आप इतिहास लेखन कहते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं इतिहास लेखन के उपागम। इतिहास लेखन के उपागम। इतिहास के अध्ययन की विभिन्न दृष्टिकोण, ऐसा भी आप रीडिंग डाल सकते हैं, इतिहास के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। अब जैसे अप्रोचेस के बारे में काम करना है, तो कौन कौन से अप्रोचेज इस पे आएंगे। जब भी शब्द इतिहास लेखन की बात होती है, हिस्टोरियोग्राफी की बात होती है, तो इसका अर्थ आपको ऐसे दिमाग में समझना है, इतिहास का दर्शन। आपको ऐसे समझना है, इतिहास का दर्शन। और दर्शन का अर्थ आप समझते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर गहनता से विचार करना। यानी इतिहास पर विचार करने की बात हो रही है। इतिहास के तथ्यों को कैसे संकलित करना है, उनको कैसे क्रमबद्ध ढंग से लिखना है, इसकी बात यहाँ पर होने वाली है। तो कौन कौन से अप्रोचेस हैं जिन पर आपको काम करना है, उनको पहले हम लिख लेते हैं।
तो जैसे सामान्य रूप से आप चार प्रकार के अप्रोचेस के बारे में सुनते हैं, इतिहास लेखन की चार धाराओं के बारे में सुनते हैं। एक तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्ट। तीसरा आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में सुनते हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। और चौथा सबअल्टर्न। तो इनको कई कई नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा आधुनिक काल में भी इतिहास लेखन की कुछ धाराएं हैं जिनको आपको जानना समझना होगा, तो पहले उनको हम नोट कर लेते हैं। अब इतिहास लेखन में पहली जो धारा है जिसकी चर्चा अभी हमने किया है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी, इसको उपनिवेशवादी इतिहास लेखन भी कहते हैं, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन भी कहते हैं। इम्पेरियलिस्ट, या कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इस पर बात हम करेंगे। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री या ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी ये बात होती है कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात हो रही है या ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात हो रही है, तो यानी इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी धारा की बात हो रही है। इसमें आगे चल करके फिर एक नया ट्रेंड, भारत के जो अभिजात्य वर्ग है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, उनमें से अनेक लोगों ने इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया। इसको कहते हैं एलीट ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसकी एक शाखा और निकल आती है। तो यहाँ पर आपको समझना है पहले नए छात्रों को खास तौर से कि साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन एक ही बात है। और यह इसको हम ऐसे भी हमने आपको बताया है, कैम्ब्रिज, नोट करते जाइएगा, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री। अगर इस प्रकार की बात हो रही, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, तो यानी इसी अप्रोच की बात हो रही है। और इसके बाद एक शब्द और आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री। ये सब लगभग एक जैसी ही बात कर रहे हैं। आंतरिक भिन्नताएं थोड़ी बहुत हैं इनके लेखकों में, उनको हम देखेंगे कि कैसे वर्गों में बांटते हैं। उदारवादी, रूढ़वादी, इस प्रकार के वर्ग आपको मिलेंगे यहाँ पर, उसकी बाद में हम चर्चा करते हैं। लेकिन मोटे तौर से एक प्रकार का ही दृष्टिकोण है ये शब्द। इनसे ही एक नया ट्रेंड आया है, इसको कहते हैं इतिहास लेखन की अभिजनवादी प्रवृत्ति। अगर ऐसी बात हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि वो भी लगभग ऐसी ही बात कर रहे हैं। आपने अनिल सील वगैरह इतिहासकारों के बारे में पढ़ा होगा, गैलागर के बारे में पढ़ा है, तो उनकी चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर वो पहला मान लेते हैं तो दूसरा आप लिख सकते हैं इतिहास लेखन की अभिजनवादी प्रवृत्ति। अभिजनवादी प्रवृत्ति, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एलीट ट्रेंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब एक तो ये दो धाराएं आपने देख ली जो मोटे तौर से एक जैसी ही बात करते हैं, यानी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की ही बात हो रही है। ये 5 शब्द आपको ध्यान में रखना है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, इतिहास लेखन की अभिजनवादी प्रवृत्ति, एलीट ट्रेंड के बारे में, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री एंड कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। इन लोगों के, इन्होंने जो इतिहासकार लिखा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने जो अपनी बात कही है, इनका अपना उद्देश्य था, इनकी अपनी ज़रूरतें थी, इनके अपने हित थे। तो स्वाभाविक है इनके अपने पूर्वाग्रह भी थे
और उसी तरह से इन्होंने तथ्यों की व्याख्या की। इतिहास लेखन की एक धारा आई है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको एंशियंट में, मिडवल में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेंगे कि जैसे अगर आप इन अप्रोचेस को नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे, और अगर प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे कि किस दृष्टिकोण से ये बात की जा रही है, इसके पीछे का मंतव्य क्या है, हमको इसको स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है आज के समय में, अगर आप ये बात ही नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर लेखन कैसे करेंगे, अच्छे नंबर कैसे पाएंगे। तो अच्छे नंबर पाने के लिए ये सब समझना जरूरी होता है। अब ये जो निष्कर्ष निकलेंगे, ये जो निष्कर्ष निकालेंगे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, देखा जाएगा बाद में कि बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले, बहुत सारे ऐसे भारतीय शिक्षित वर्ग में ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने देखा कि इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो पूर्वाग्रह से युक्त है, तो उनको जवाब देना शुरू किया और इतिहास लेखन की एक नई धारा का जन्म होता है, और वह धारा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो इसके बाद आपको एक और धारा समझनी है, आप इसको तीसरी धारा कह सकते हैं, वो है इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी व्याख्या या राष्ट्रवादी धारा। इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी उपागम अप्रोच, आप इसको लिख सकते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी या नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, कैसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक और धारा पढ़नी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने पहले की तमाम मान्यताओं को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और इतिहास के अध्ययन और लेखन की एक वैज्ञानिक विधि का सूत्रपात किया, उसकी खोज की। वो है इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ये भी आपको पढ़ना है। तो इसके बाद आप एक धारा और लिख लीजिए, चौथी धारा आप लिख लीजिए, इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या, इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या, मार्क्सिस्ट अप्रोच इसको आप कह सकते हैं। इसको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, भौतिकवादी, भौतिकवाद जैसे आप समझते हैं चारवाक दर्शन में आप भारतीय इतिहास में करते हैं, तो उसी प्रकार भौतिकवाद में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उसको सब हम लोग यही समझेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्टिक। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, भौतिकवादी व्याख्या। इसके बाद एक पांचवा ट्रेंड, मोटी तौर से चार पर हमने बातचीत किया है, लेकिन एलीट ट्रेंड जो दूसरे नंबर पर हमने बातचीत किया है वो मार्क्सवादी इतिहास वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से ही जुड़ा हुआ है। साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी लेखन, उपनिवेशवादी लेखन, एलीट ट्रेंड उसी से मिलता जुलता है, राष्ट्रवादी व्याख्या और ये मार्क्सवादी व्याख्या। इसके बाद आपको इतिहास लेखन की एक और व्याख्या को अच्छे से समझना है, एक और उपागम को अच्छे से समझना है। उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक ढंग से जो भी इतिहास लेखन हुआ है पहले का, चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों के द्वारा हो या एलीट ट्रेंड के द्वारा हो या राष्ट्रवादियों के द्वारा हो, यहाँ तक कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन हुआ है, उन सबको नकार दिया और एक नई प्रकार की नया प्रकार का अप्रोच लेकर सामने आते हैं। उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका नाम है सबअल्टर्न अप्रोच। तो उसको आप लिख लीजिए, इतिहास लेखन की
सबाल्टर्न व्याख्या। सबाल्टर्न अप्रोच। इसको उपाश्रयवादी व्याख्या भी कहते हैं, इतिहास लेखन की उपाश्रयवादी उपाश्रयवादी व्याख्या। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सबाल्टर्न के बारे में। इसके बाद थोड़ा ये भी समझना होगा कि आधुनिक समय में इतिहास लेखन किस प्रकार से हो रहा है। मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इतिहास लेखन की आधुनिक प्रवृत्तियां, आधुनिक यानी मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की आधुनिक प्रवृत्तियां, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जब आधुनिक काल के इतिहास लेखन के बारे में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे। एक तो किस तरह से इंडिया में हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में बहुत सारे शब्द हैं। आप जैसे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, आपसे पूछते हैं कंपोजिट हिस्ट्री क्या है, टोटल हिस्ट्री क्या है, ऐसे शब्द। और ये जो टोटल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है आधुनिक काल में, जिसमें सभी पक्षों को एक साथ मिलाकर देखने की कोशिश हो रही है, छोटी से छोटी घटनाओं पर बात करने की कोशिश हो रही है, विस्तार से हम वहाँ बातचीत करेंगे। उसको आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे अमेरिका में उसको न्यू हिस्ट्री कहते हैं, नव इतिहास कहते हैं। फ्रांस में उसको अनाल्स कहते हैं। ब्रिटेन में उसको सोशल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए किन के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। कंपोजिट हिस्ट्री के बारे में, कंपोजिट हिस्ट्री के बारे में, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं समेकित इतिहास। इसके बाद हम टोटल हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम बातचीत करेंगे, संपूर्ण इतिहास उस पर बात करेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको जानना आवश्यक है, जैसे नव इतिहास क्या है, न्यू हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नव इतिहास, अनाल्स हिस्ट्री क्या है, जो कि फ्रांस से जुड़ा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक शब्द और आप लिख लीजिए, सोशल हिस्ट्री की बात आप लिख लीजिए, सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री, इसका संबंध ब्रिटेन से है। सोशल यानी सामाजिक इतिहास। एक तो जब आप इतिहास के विविध पक्षों में अध्ययन करते हैं
तो सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये डिफरेंट हिस्टोरियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। सोशल हिस्ट्री यानी एक प्रकार से टोटल हिस्ट्री जो ब्रिटेन हुआ है, सामान्य रूप से आपको ऐसा समझना है, उसे हम सोशल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, सामाजिक इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब बातें करनी है। पहले हमने स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन क्या है, मध्यकाल में इतिहास लेखन कैसे हुआ है, अरबी इतिहास लेखन, फारसी इतिहास लेखन, वो तो आपको समझना ही है। लेकिन आधुनिक काल में यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास के जो उपागम हैं, इतिहास के अध्ययन और लेखन के जो दृष्टिकोण हैं, उनमें किन के बारे में आपसे बात करनी है, वो चर्चा अभी हमने की है। अब एक एक पर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी व्याख्या क्या है, जिसको आप उपनिवेशवादी व्याख्या भी कहते हैं, और कई शब्दों से उसको हम जानते हैं, उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। इतिहास की साम्राज्यवादी व्याख्या या उपनिवेशवादी व्याख्या। उपनिवेशवादी व्याख्या, साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी व्याख्या, इंग्लिश में कहते हैं इंपेरियलिस्ट या कॉलोनिस्ट अप्रोच। उसके बारे में जैसे हमने अभी उल्लेख किया है कि इतिहास का ये जो व्यवस्थित अध्ययन भारत में शुरू होता है, वह तब शुरू होता है जब अंग्रेज़ों ने राजनीतिक दृष्टि से अपने को सुदृढ़ कर लिया, और वो प्लासी के युद्ध के उपरांत ही ऐसा हो पाता है। प्लासी 1757, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो जब वो राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इतिहास की व्याख्या शुरू करते हैं, और इतिहास की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं जिसमें उनके अपने उद्देश्य निहित थे, पूर्वाग्रह निहित था। इसे ही हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। ये इतिहास लेखन शुरू होता है, और उसके बाद जब उनकी आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो वो अपनी बातें भी लगातार बदल रहे हैं। इतिहासकार हमेशा निष्पक्ष होना होता है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, होता है ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा। इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से उसको तथ्यों की जांच करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, और जो सत्य है उसको लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं है, हमने पहले स्पष्ट किया, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी हित है। अभी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसे अपना ये इतिहास का अध्ययन अपना शुरू करते हैं, लेखन शुरू करते हैं, और आगे चल कर के जब 1857 की क्रांति होती है, तो उसका भी इनको एक अनुभव होता है, और उन्होंने इतिहास लेखन का जो तौर तरीका था उसको बदल दिया। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति, उसको अपने इतिहास लेखन में शामिल किया। और इस तरह से उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो इतिहास की तथ्यों की व्याख्या किया है भारतीय संदर्भ में, उसको अगर आप देखें तो उसके दो प्रकार आपको दिखाई पड़ेंगे, दो ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो ऐसा ट्रेंड है जिसमें थोड़ी सी सहानुभूति है भारतीयों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय उपलब्धियों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण लेखन है। एक तो ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सहानुभूति है, जिसमें थोड़ी सहिष्णुता है, और एक ऐसा है जिसमें सांस्कृतिक और जातीय पूर्वाग्रह है। हिंदी का एक शब्द है दुराव,
यानी शत्रुता। तो दो तरह से आपको इनका लेखन दिखाई पड़ेगा। एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लगता है, जिसको आप कह सकते हैं साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी जो व्याख्या हुई है उसकी उदारवादी धारा है। एक रूढ़िवादी धारा है, यानी इन्होंने, रूढ़िवादी धारा ने बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकाले जो पूर्वाग्रह पर आधारित थे। इन्होंने कुछ ऐसी व्याख्याएं की हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय चरित्र है, आदर्श है, मूल्य है, उसके पर थोड़ा सहानुभूति ये लोग रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य एक जैसा ही है, और वह उद्देश्य है भारत में ब्रितानी सत्ता को मजबूत बनाना, उनके हितों को पूरा करना। और दोनों ये मानते हैं कि भारत में अंततः ब्रिटिश शासन आवश्यक है, दोनों ये मानते हैं। तो बातें तो भले ही अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, दृष्टिकोण अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों अंततः यह मानते हैं कि भारत जो है विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न कबीलों में बटा हुआ अपना एक देश है। इनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, इनको राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए भारत में ब्रिटिश शासन का होना आवश्यक था, ये दोनों मानते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि एक रूढ़िवादी पक्ष है और एक उदारवादी पक्ष है, ये दो धाराएं निकलकर सामने आती हैं। अगर आप देखेंगे उदारवादी पक्ष और रूढ़िवादी पक्ष, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है रूढ़िवादी पक्ष, इन्होंने अनेक पूर्वाग्रह निष्कर्ष निकाले। लेकिन कौन से निष्कर्ष, किस प्रकार के निष्कर्ष इन्होंने निकाले, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो अप्रोच है, रूढ़िवादियों का जो अप्रोच है, रूढ़िवादी जो पक्ष है, इसमें ये बातें हमको कहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, पहली बार कहाँ हमको ऐसी बातें दिखाई पड़ रही हैं, किन्होंने इस प्रकार की बात, इस प्रकार का अप्रोच शुरू किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो उस समय के वायसराय थे, उनके उनके द्वारा जो राजकीय घोषणाएं हुई हैं, उनमें ये बात दिखाई देती है। कुछ के नाम आप नोट कर सकते हैं, जैसे आप डफरिन का नाम नोट कर सकते हैं, डफरिन का नाम नोट कर सकते हैं, जैसे आप कर्जन का नाम नोट कर सकते हैं, लॉर्ड मिंटो का नाम नोट कर सकते हैं, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने जो राजकीय घोषणाएं की हैं, उनमें ये अप्रोच आपको दिखाई पड़ेगा, रूढ़िवादियों का अप्रोच दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भी आगे आप जैसे इतिहासकार हुए हैं, लॉवेट हुए हैं, जैसे वैलेंटाइन सिरोल हुए हैं, वैलेंटाइन वैलेंटाइन सिरोल हुए हैं, उनके लेखन में आप ऐसा देख सकते हैं। चेम्सफोर्ड, इन लोगों ने बड़े ही तर्कसंगत ढंग से इन विचारों को, इन पूर्वाग्रहों को प्रतिपादित किया। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पूरे पक्ष को सैद्धांतिक ढंग से एक प्रिंसिपल के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, सबसे पहले एक अमेरिकी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस पक्ष को सामने रखा, और ये पक्ष उन्होंने रखा है 1940 ईस्वी में। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप नोट कर लीजिए। 1940 में अमेरिकी इतिहासकार है, उनका नाम है ब्रूस टी मैकुली, ब्रूस टी मैकुली, ब्रूस टी मैकुली, ये सी है, टेक्निकल थोड़ी फॉल्ट आ रही है, ब्रूस टी मैकुली, ये नाम आप नोट कर लीजिए। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसको प्रस्तुत किया। अगर आप उदारवादी पक्ष को देखेंगे तो बहुत सारे इतिहासकारों के नाम आपको मिलते हैं, जैसे आप देखिए कि विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, जैसे आप देखिए मैक्स मूलर,
मैक्स मूलर, एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन ये इतिहासकार हैं जो उदारवादी पक्ष को व्यक्त करते हैं। अगर इसको देखेंगे आप सैद्धांतिक रूप से, एक नाम आप नोट कर लीजिए, कोपलैंड का, कोपलैंड। और बाद में देखेंगे 1947 के बाद तो पर्सिवल स्पीयर का नाम, 1947 के बाद पर्सिवल स्पीयर, SPEAR, स्पीयर, ये नाम आप नोट कर सकते हैं, पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने इसको सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया। तो ये नाम है। उदारवादी पक्ष का ही प्रभाव था कि अनेक इतिहासकारों ने जो भारत में उस समय राजनीतिक सत्ताएं थी उनके बारे में खोजबीन किया, उनके बारे में लिखा। जैसे आप देखिए ग्रांड डफ ने लिखा है मराठों के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों के बारे में लिखा है। तो ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। विलियम जोन्स वगैरह ने बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा है भारतीयों के प्रति, उसकी चर्चा अभी हम निष्कर्ष में करेंगे। ये आप देखिए, ये आपका रूढ़िवादी पक्ष हो गया। आगे भारत में इसी को एलीट ट्रेंड के रूप में आगे बढ़ाया है अनिल सील ने अपने सहयोगी के साथ, जी गैलाघर नाम लिख सकते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनिल सील और जे गैलाघर, इन्होंने जो रूढ़िवादी पक्ष है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का, उस बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अब देखिए किस प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं उसको आप देखिए। जैसे ये तो तथ्यात्मक बातें थी। जैसे आप देखिए, पहले हम उदारवादियों की चर्चा करते हैं। इनको प्राच्यवादी भी कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट भी कहते हैं, प्राच्यवादी। इन्होंने किस प्रकार के, इन्होंने भारतीय इतिहास का बड़ा ही रूमानी वर्णन किया है। बहुत ही उसके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लगता है। जैसे विलियम जोन्स ने भी इसी प्रकार का अप्रोच रखा। मैक्स मूलर कहते क्या है कि मैक्स मूलर का एक अपना रचना है, उसमें वो करते क्या है कि भारत में जो ग्रामीण जीवन है, और वो कह रहे हैं कि देखो सदियों से वैसे ही चला आ रहा है, कितना अच्छा है। यानी ग्रामीण जीवन की जो अपरिवर्तनीयता है, जो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मैक्स मूलर। और इस प्रकार का जो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देता है उदारवादियों का, ये वास्तव में ऐसा नहीं कि वो भारत का कोई या भारत के लोगों का बहुत कल्याण चाहते हैं। हमने पहले स्पष्ट किया है, ये ऐसा तो लगता है कि सहानुभूति रखते हैं, यानी भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय आदर्श के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य वही साम्राज्यवादी है। कुल मिलाकर के भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। ये जो आपका इतिहास लेखन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका अपना उद्देश्य यही था, यानी इतिहास के तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार से करना जिससे ब्रितानी सत्ता सुदृढ़ हो, ब्रिटिश हित पूरे हो। ये इसका उद्देश्य था साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की वह धारा है जिसके अंतर्गत भारत में पहली बार व्यवस्थित तरीके से इतिहास का अध्ययन और लेखन शुरू होता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसका उद्देश्य है भारत में ब्रितानी सत्ता को मजबूत बनाना। इसका उद्देश्य है भारत में ब्रिटिश हितों को पूरा करना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं उदारवादियों की बात कर रहा हूँ, तो ये बात जो जिसकी चर्चा अभी हमने किया है उद्देश्यों के बारे में, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। उस समय क्या होता है, आप देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो रही है, और उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वहाँ के समाज पर हो रहा है। वहाँ का जो स्टैटिक सोसाइटी है, वहाँ का जो स्थायी जीवन है, उसमें बड़ी परिवर्तन आ रहे हैं, और बड़ी परिवर्तन वहाँ उद्योग धंधों में हो रहे हैं,
वहाँ आप देखिए सड़कों का विकास हो रहा है, कल कारखानों के विकास के साथ साथ बंदरगाह बन रहे हैं, यातायात के साधन बन रहे हैं, बड़े बड़े नगरों की स्थापना हो रही है, गांव नगरों में बदल रहे हैं, नगर बड़े बड़े नगरों में बदलते चले जा रहे हैं, और एक नई प्रकार की संस्कृति, नगरीय संस्कृति जन्म ले लेती है जो बहुत ही डायनामिक है। और ये लोग जो हैं, इस वर्ग के जो इतिहासकार हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं मानते हैं, तो वह अपना आदर्श भारत में खोजते हैं कि देखो भारत के लोग कितने अच्छे हैं, वहाँ सदियों से वैसे ही गांव सब चले आ रहे हैं, कैसे खुशहाली है। तो इस तरह से इसको आपको समझना है, इस तरह से आपको देखना है, उद्देश्य इनके भी वही हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पक्ष की, जो रूढ़िवादी पक्ष है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, जिसमें बहुत सारे हमने इतिहासकारों के नाम लिया है, जेम्स मिल वगैरह सब इसी में आते हैं, विंसेंट स्मिथ वगैरह सब जो आप चर्चा करते हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट है। मैंने ब्रूस टी मैकुली की सैद्धांतिक आधार पर वहाँ पर जो उन्होंने बात किया है, और रेजिनॉल्ड कूपलैंड की बात पर्सिवल स्पियर के साथ साथ ये जो जरूरी नाम वो हमने लिखा है। इस वर्ग के लेखकों ने बहुत ही पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्ष निकाले, बहुत ही उनको पूर्वाग्रह था, यानी इतिहास के तथ्यों की इस प्रकार से व्याख्या करनी है कि जैसे जिससे उनके उद्देश्य पूरे हो जाए, ब्रितानी सत्ता मजबूत हो, उनकी जरूरतें पूरी हो, उनके हित सुदृढ़ हो, इस प्रकार की व्याख्या। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि भारतीय तो हमेशा, अब कैसे निष्कर्ष उन्होंने निकालने हैं, इनको आप पॉइंट करके नोट भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि भारतीय लोग तो तानाशाही शासन के अभ्यस्त हैं, इनको पॉइंट करके आप नोट कर सकते हैं। रूढ़िवादियों के निष्कर्ष, रूढ़िवादी वर्ग, इसके निष्कर्ष। पहली बात, इन्होंने कहा कि भारतीय लोग तो तानाशाही शासन के अभ्यस्त हैं, स्वेच्छाचारता के अभ्यस्त हैं। ये तभी आराम से रहेंगे जब कोई तानाशाह यहाँ पर शासन करेगा, और उसकी व्याख्या भी उन्होंने प्राचीन काल मध्यकाल के संदर्भ में ऐसी ही की। यहाँ पर उनका आशय ये है कि यानी ब्रितानी सत्ता की जो तानाशाही है वो स्वाभाविक है, आपके लिए जरूरी है, आपके लिए ब्रितानी सत्ता और इस प्रकार की सत्ता जहां आपकी बात न सुनी जाए, स्वेच्छाचारिता पर जो आधारित हो, उस प्रकार की बात, डिक्टेटरशिप की बात ये कर रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि भारतीयों को प्रजातंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, भारतीयों को प्रजातंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, भारतीयों को कोई स्वशासन का ज्ञान नहीं है। जब सुशासन का ज्ञान ही नहीं है तो वो शासन कैसे करेंगे? आज़ादी की लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, जब उनको कोई ज्ञान ही नहीं है? और आप इतने बड़े भारत की बात कर रहे हैं, राजनीतिक एकता की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो भारत में तो कभी राजनीतिक एकता थी ही नहीं, राजनीतिक एकता तो थी ही नहीं भारत में। और ये भी कहा कि भारत में राष्ट्रवाद जैसी कोई बात ही नहीं है, राष्ट्रवाद जैसी, ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात अनावश्यक है, राष्ट्रवाद जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आरंभ में स्पष्ट किया है कि दोनों वर्ग के इतिहास लेखकों ने अंततः यही बात किया है, भारत तो विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ है, विभिन्न जातियों से जुड़ा हुआ है, यानी जो हमारी सामाजिक विसंगतियां थी उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, कमजोरियां थी, विसंगतियां थी, सच्चाई थी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं थी। अनेक अन्य सच्चाइयां हैं, उनको दबाया जा रहा है। जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी सीमाएं हैं, जिनको समाप्त करने की आवश्यकता थी, अच्छाइयों को उभारने की आवश्यकता थी, उन्होंने हमारी कमियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। कहा भारत तो भूखे लोगों का देश है, नंगे लोगों का देश है, सपेरे लोगों का देश है, असभ्य लोगों का देश है, इनको तो सभ्य बनाए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए अंग्रेजी शासन आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में वो क्या बात कहते हैं
वो कहते हैं कि भारत में कोई उपनिवेशवाद है ही नहीं। आप चाहे तो इसी निष्कर्ष में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, वो कहते हैं कि भारत में आप ऐसा कह रहे हैं कि हम शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत में उपनिवेशवाद को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत में इस प्रकार का कोई शोषण हो ही नहीं रहा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। भारत में कोई उपनिवेशवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत में मात्र विदेशी शासन है। भाई अब वो इससे तो इनकार नहीं कर सकते, इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि वो इंग्लैंड से आए हैं। उन्होंने कहा कि मात्र विदेशी शासन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन, इनके मध्य कोई अंतर विरोध नहीं है, इनके हितों में कहीं कोई अलगाव नहीं है। ये बात भी उन्होंने प्रतिपादित की। यानी उन्होंने आगे कहा, आगे आप नोट कर सकते हैं कि भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन में कोई अंतर विरोध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, ये सत्य नहीं है। भारत तो कोई राष्ट्र है ही नहीं, तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे। उन्होंने कहा, ये पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इनफैक्ट कुछ एलीट क्लास के लोग, अभिजात वर्ग के लोग अपनी जरूरतों के लिए, अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। इसको वास्तविक जनता से कोई लेना देना नहीं है। बाद में जैसे हमने एलीट ट्रेंड की बात किया है, उसमें अनिल सील और गैलागर ने यहाँ तक कहा कि ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, यानी गांधी नेहरू के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, तो जो नेतृत्व वर्ग है उसको उन्होंने शब्द दिया माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, और कहा ये सत्ता के दलाल हैं, ये सुख पाना चाहते हैं, ये अपने लिए लाभ पाना चाहते हैं, अपने हित को साधित करने के लिए इस प्रकार के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो आपने देखा कि यद्यपि उदारवादियों का बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन उनका भी उद्देश्य वही है जो रूढ़वादियों का है। रूढ़वादियों ने अनेक पूर्वाग्रह पर आधारित निष्कर्ष निकाले और अपने निष्कर्षों के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय चरित्र है उसको नकारने का प्रयास किया, और जो भी उपलब्धियां हैं उस समय की या भारत में अतीत की जो उपलब्धियां रही हैं उनको नकारने का प्रयास किया। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भारतीय आदर्श हैं उनको नकारने का प्रयास किया, भारतीय मूल्यों को नकारने का प्रयास किया, भारतीय चरित्र को नकारने का प्रयास किया। जो भी उस समय उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं भारत के लोग, उसको सबको नकारने का प्रयास किया उन लोगों ने। तो इस प्रकार का अप्रोच है। ये जो इतिहास लेखन है इसमें आप देखेंगे कमियां हैं, स्पष्ट है, पूर्वाग्रह पर आधारित है। और कोई भी इतिहास लेखन आप कर रहे हैं, अगर पहले से ही आपने पूर्वाग्रह युक्त निष्कर्ष निकाला तो स्वाभाविक है कि वह सच्चा इतिहास नहीं हो सकता। पहले से आपके पूर्वाग्रह निश्चित है तो वह सत्य इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास हो ही नहीं सकता। इन्होंने पूर्वाग्रह युक्त लेखन किया है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेखन किया है, अपने जो ब्रितानी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार की व्याख्याएं चाहिए उस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया है। यानी इन्होंने अपने लेखन में सामान्य रूप से राजनीतिक इतिहास पर बहुत बल दिया है, और जो ऐतिहासिक अवरोध हैं, जाति धर्म, उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। लेकिन क्या, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, इस प्रकार का पूर्वाग्रह था तो क्या इनका कोई महत्व नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। इनका महत्व इसी बात से आपको समझना है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के महत्व को इस बात से समझना है कि आधुनिक काल में पहली बार इतिहास का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन और लेखन वो ठीक था या नहीं था, उसकी सीमाएं थी या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से अध्ययन और लेखन साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने ही शुरू किया है। और जब
जैसे जैसे इनका इतिहास लेखन आगे बढ़ता है तो एक नया वर्ग सामने आता है, और तमाम जब तथ्य सामने आते हैं, आप देखेंगे कि जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामने आता है, कनिंघम को जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया जाता है, अशोक के अभिलेख जब पढ़ लिए जाते हैं, तो नई नई सूचनाएं आई भारतीयों के समक्ष, और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इनके द्वारा जो प्रतिपादित तथ्य हैं, पूर्वाग्रह हैं, निष्कर्ष हैं, उनको गलत ठहराना सिद्ध कर दिया, और भारत में एक नई प्रकार के इतिहास लेखन की धारा प्रचलित हुई। उसे हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं।